नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन पे भी चर्चा की जाएगी क्योंकि ये प्रश्न बन चुके हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। ये प्रश्न फिर पूछा जाएगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। रिपीट करते हैं प्रश्न, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस प्रश्नों से संबंधित जो आसपास के भी प्रश्न हैं वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम में होती हैं। तो इस वजह से इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं क्लास में, हमारे साथ लगातार वीडियो देखते हैं, क्लास करते हैं, तो आपको ये सारे प्रश्न क्लास में याद भी हो जाएंगे। और चलिए तो हम लोग समय को नष्ट ना करते हैं, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवोगाद्रो का नियम किसने, पहला प्रश्न कह रहा है कि अवोगाद्रो का नियम क्या निकालने में उपयोगी है। तो देखिए, अवोगाद्रो का जो नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अवोगाद्रो का नियम, यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अवोगाद्रो का नियम जो है ये गैसों से संबंधित है और इससे गैसों का आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इससे जो है अवोगाद्रो का नियम से गैसों का आयतन निकलता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान देंगे, केवल गैसों का आयतन ही नहीं निकलता है, और भी बहुत चीजें इससे किया जाता है। अवोगाद्रो नंबर बहुत ही उपयोगी है, इससे और भी चीजें किए जाते हैं। जैसे अवोगाद्रो नियम से आप लोग अणुओं के बीच का अंतर, अणु और परमाणु के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। अवोगाद्रो के नियम से ही अणु और परमाणुओं के बीच में अंतर निकाल सकते हैं। परमाणुओं के बीच में आप अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे एक चीज। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे गैसों के नियम का यहाँ पे बात करें, गैसों का नियम है तो यहाँ पे गैसों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नियम जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि गैसों से संबंधित, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गैसों से संबंधित नियम, तो ये सभी नियम जो मैं आप लोग को लिखवाने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है, तो ये गैसों से संबंधित है। किससे? गैस से संबंधित है, आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है, चार्ल्स का नियम किससे संबंधित है, तो चार्ल्स का नियम भी गैसों से संबंधित है। किससे? उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गे लुसैक का नियम किससे संबंधित है, गे लुसैक का नियम किससे संबंधित है, तो वो भी आपके किससे संबंधित है। तो ये सारे नियम जो है, गे लुसैक का नियम पूछ ले तो ये सारे के सारे नियम किससे संबंधित है, ये गैसों से ही संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बन सकते हैं। देखिए, अवोगाद्रो का नियम क्या निकालने में उपयोग करते हैं, तो इसे गैसों का आयतन निकलता है। क्या निकलता है? गैसों का आयतन निकलता है। और साथ में साथ अणु और परमाणु के बीच में अंतर भी आप इससे निकाल सकते हैं। अणु और परमाणु के बीच में अंतर भी इस नियम से आप लोग निकाल सकते हैं, अवोगाद्रो के नियम से। अगर आपसे पूछे कि गैसों से संबंधित कुछ और नियम बताइए, तो बॉयल का नियम किससे संबंधित है, तो बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है। इसके अलावा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने भी अपना नियम दिया था जो कि गैसों से ही संबंधित था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद गे लुसैक का नियम भी, गे लुसैक महोदय ने भी अपना नियम दिया था जो कि किससे संबंधित था, गैस से ही संबंधित था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या होता है। तो डीएनए में जो प्यूरिन क्षार की बात करें तो एडेनिन व गुआनिन होता है। डीएनए में जो प्यूरिन क्षार होते हैं, एडेनिन, ये सभी अभी नए प्रश्न हैं, ये सभी एग्जामों में बनते हैं, ये सभी नए प्रश्न है। ठीक, एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं। ठीक, ये दो चीज होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, इसे क्या कहते हैं? प्यूरिन क्षार कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का पूर्ण रूप आप लोग जानते हैं, कई बार बताया भी गया है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। लेकिन कुछ अगर आपसे पूछे कि डीएनए किसका बहुलक होता है, अगर आपसे पूछे कि डीएनए किसका बहुलक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक, इतनी चीज, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब डीएनए के बारे में अगर आपसे पूछे कि डीएनए का पूर्ण रूप बताइए, तो पूर्ण रूप भी आप लोग ध्यान रखेंगे डीएनए का। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, ये होता है आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है आपका डीएनए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ अगर आपसे पूछे कि डीएनए के बारे में, अगर आपसे पूछे कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो दो लोगों ने, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये सभी रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ये डीएनए होता है, ठीक, ये इतनी बातें डीएनए से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या होते हैं, तो दो क्षार होते हैं इसमें, एडेनिन और गुआनिन, दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, एडेनिन और गुआनिन, ये डीएनए में प्यूरिन क्षार होते हैं, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डीएनए बहुलक किसका होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक होता है, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डीएनए की बात करें, इसका पूर्ण रूप क्या होता है डीएनए का, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूर्ण रूप, ठीक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूर्ण रूप। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए होता है, ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जीवन का रासायनिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरियन ने दिया। किसने? ओपेरियन महोदय ने दिया। ये सभी साइंस से प्रश्न है और ये साइंस से प्रश्न जरूर आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। वहां पे 5-6 प्रश्न आपके एग्जामों में साइंस से दिए रहेंगे। ये पहला वाला नियम जो कि ये पहला वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री से था और दूसरा वाला बायोलॉजी से था और तीसरा वाला भी प्रश्न ये आपके बायो से है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जीवन विकास, रासायनिक विकास का सिद्धांत अगर पूछे, अगर आपसे पूछे कि रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ओपेरियन ने दिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विकास का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे पूछे कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो विकास के सिद्धांत के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसने विकास का सिद्धांत देने वाले, विकास का सिद्धांत पूछे किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने विकास का सिद्धांत दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब कुछ और बात कर लेते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत, ये सभी आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ये सभी चीजें हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया सापेक्षता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ ले कि प्रगामी तरंगों का सिद्धांत किसने दिया, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, ये एग्जाम में क्या किस तरह से पूछा जाता है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था, ये तो पूछा ही जाता है। और ये पूछा जाता है कि प्रगामी तरंग ये संबंधित किससे है, तो प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था विलियम बेवेज ने। किसने दिया था? विलियम वेवेल ने दिया था, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रगामी तरंग का संबंध किससे है, तो ये भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है, ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत के बारे में भी ध्यान रखेंगे। किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत देने वाले थे आपके, कौन थे? डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि जीवन का रासायनिक विकास का सिद्धांत, अगर रासायनिक विज्ञान का सिद्धांत तो ओपेरियन आप लोग मारेंगे। क्या मारेंगे? ओपेरियन। अगर आपसे पूछे कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, विकास का सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया सापेक्षता का सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम वेवेल ने दिया था प्रगामी तरंग सिद्धांत। उसके बाद परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ये आप लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट में अस्तरित जालक होता है और इसकी परतें जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? ग्रेफाइट में जो अस्तरी जालक रहता है और इसके
परतें जो है वो वांडर वाल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा? वो वांडर वाल्व्स के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक, वांडर वाल्व्स के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे किससे जुड़ी रहती है? वांडर वाल द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट लिखेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले मैं हट जाता हूं यहाँ से। ग्रेफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ये प्रश्न जो है ये भी केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ये किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। किसका? कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट दोनों किसके अपरूप होते हैं? कार्बन का। अब ग्रेफाइट के बारे में पूछे कि इसको क्या कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे काला शीशा कहा जाता है। और ग्रेफाइट को एक नाम और है, इसे ही प्लम्बगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लम्बगो कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट को प्लम्बगो भी कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट की प्रकृति कैसी होती है, तो ग्रेफाइट जो है आपसे हमने बताया था कल के क्लास में कि ग्रेफाइट जो है ये अधातु होती है। क्या होती है? ये अधातु होती है। सारी अधातुएं जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होती है, सारी अधातुएं, ना तो उसमें विद्युत फ्लो होगा ना ही उसमें उष्मा फ्लो होगा, जबकि ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट में विद्युत का भी प्रवाह होता है और उष्मा का भी प्रवाह होता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा एंड विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आपका ग्रेफाइट होता है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट का उपयोग किन जगहों पे करते हैं, तो एक तो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अब आपसे पूछेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में क्यों प्रयोग इसका किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और पेंसिलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? यहाँ पे नोट करेंगे, इसका प्रयोग पेंसिल में भी किया जाता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे कि पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। पेंसिल में जो बीच में नीडल होती है, जो राड होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो उसमें चालकता होती है, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो कभी भी आप लोग पेंसिल के नीडल से या पेंसिल से आप लाइट टच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपको करंट मार देगा। ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट में अस्तरित जालक होता है, ग्रेफाइट में अस्तरित जालक होता है, इसकी परतें जुड़ी रहती है, तो वांडर वाल के द्वारा जुड़ी रहती है। ये तो एक प्रश्न हो गया जो ये स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट अपरूप किसका होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। किसका? कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट और हीरा दोनों होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है, इसमें धात्विक चमक भी होती है, और प्लम्बगो भी कहा जाता है। इसको काला शीशा और प्लम्बगो भी कहा जाता है। ग्रेफाइट की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अधातु होती है। अधातु जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट क्या है? विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेंसिल में भी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मॉडम किससे जुड़ा है, तो ये देखिए जो केमिस्ट्री से प्रश्न था, मॉडम किससे जुड़ा हुआ है, तो मॉडम जो है वो फोन लाइन से जुड़ा हुआ है। किसे? फोन लाइन से जुड़ा हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। मॉडम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये फोन लाइन से जुड़ा हुआ है। किसे? फोन लाइन से जुड़ा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, पहले क्या होता था कि 4G फोन नहीं होता था सबके पास, और फिर लैपटॉप वगैरह में कनेक्शन के लिए या फिर कंप्यूटर में कनेक्शन के लिए मॉडम लगाना पड़ता था। मॉडम में सिम लगाया जाता था। सिम के द्वारा हम लोग नेट का एक्सेस पाते थे। ठीक, तो इसका ये कार्य होता है। इसका क्या काम होता है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे कि मॉडम का कार्य क्या होता था, तो इसका काम होता है इंटरनेट एक्सेस कराना। क्या होता है? इंटरनेट एक्सेस देना। ठीक, ये इसका काम होता था। सिम लगा करके इसको हम लोग क्या उस USB ड्राइव से के द्वारा कनेक्ट करते थे, और ये हमें इंटरनेट उपलब्ध कराता था। इसके द्वारा हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते थे अपने सिस्टम को। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, मॉडम तो हो गया। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर के बारे में, ये भी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जो यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अब कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से हैं? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर लिख लेते हैं यहाँ पे।
कंप्यूटर के हार्डवेयर, देखिए ये अगर आपसे पूछे कि मॉनिटर क्या है तो वो भी आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है। मॉनिटर, सीपीयू, जिसे इस चीज का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, सीपीयू, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये भी क्या है, ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, सीपीयू। अब बात करते हैं उसके बाद कीबोर्ड भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कीबोर्ड ये सभी आप लोग जानते हैं, कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड माउस, उसके बाद कीबोर्ड माउस प्रिंटर, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब इन हार्डवेयरों को संयुक्त सभी को क्या कहा जाता है, इन हार्डवेयरों को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द है जिसका उपयोग इनको कहते हैं क्या, पेरिफेरल। ये सारे क्या होते हैं, इनको पेरिफेरल कहते हैं, ठीक। पेरिफेरल किसे कहेंगे? जो कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट, जो डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट उपलब्ध कराता है, जो कंप्यूटर में परिधीय रूप से जुड़े रहते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे साथ में। देखिए मॉडेम किससे जुड़ा है, तो मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा है। अगर आपसे पूछे कि मॉडेम का कार्य क्या होता है, तो इंटरनेट एक्सेस कराना मॉडेम का कार्य होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर के बारे में देखते हैं, जैसे मॉनिटर और सीपीयू, और उसके बाद कीबोर्ड, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। माउस कंप्यूटर के हार्डवेयर है। प्रिंटर, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। उसके अलावा पेन ड्राइव, डिजिटल पेन, ये सभी भी कंप्यूटर के जो है हार्ड ड्राइव होते हैं। पेरिफेरल क्या होते हैं? इन कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन्हें पेरिफेरल बोलते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एंट अमीबा जिंजीविलिया कहाँ पाया जाता है, तो एंट अमीबा जो जिंजीविलिया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी नए प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि एंट अमीबा जिंजीविलिया कहाँ पाया जाता है, तो ये पायरिया के पस पैकेट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये पायरिया आप लोग जानते हैं कि मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। पायरिया के पस पैकेट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंट अमीबा जिंजीविलिया, ठीक। ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आपसे पूछे कि एंट अमीबा जिंजीविलिया जो मुंह में होता है, तो इसका क्या प्रभाव होता है? एंट अमीबा जिंजीविलिया के वजह से ही मुंह से दुर्गंध आते हैं। क्या होते हैं? इसमें मुंह से दुर्गंध आते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंह से दुर्गंध आना एंट अमीबा जिंजीविलिया जो आपके पायरिया बीमारी होती है उसकी वजह से होता है, ठीक। मुंह से दुर्गंध आना, यहाँ पे पूरा लिखेंगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे अब पायरिया ले लेते हैं। पायरिया से संबंधित अब इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि पायरिया में प्रभावित क्या होता है, तो पायरिया में अगर प्रभावित की बात करें तो ये यूपीएससी पेट में पूछा गया एग्जाम है, प्रश्न है कि पायरिया से क्या चीज प्रभावित होता है, तो ये मसूड़े का बीमारी। किसका बीमारी होती है? मसूड़े का। जबकि बच्चे क्या दांत सही कर देते हैं। अगर ऑप्शन में आपको मसूड़े ना मिले तो आप दांत लगा सकते हैं, तब आप दांत लगा सकते हैं, लेकिन पायरिया में प्रभावित होता है मुख्य रूप से वो मसूड़े प्रभावित होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, पायरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे कि पायरिया किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ। उसके अलावा मलेरिया किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। क्योंकि मलेरिया किस बीमारी की वजह से, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कालाजार एक बीमारी है, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, और पेचिस भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए एंट अमीबा जिंजीविलिया कहाँ पाया जाता है? तो ये पायरिया के पस पैकेट में पाया जाता है। पायरिया के पस पैकेट में क्या पाया जाता है? एंट अमीबा जिंजीविलिया पाया जाता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसके प्रभाव से क्या होता है, पायरिया के प्रभाव से, तो इसके प्रभाव से मुख से दुर्गंध आता है। क्या होता है? मुख से दुर्गंध। ये सभी आम बात है, आप लोग जानते हैं। जब पायरिया हो जाएगा तो दुर्गंध नहीं आएगा, तो सुगंध थोड़ी ना आएगा मुख से। तो अगला प्रश्न है कि पायरिया से प्रभावित कौन सा अंग होता है शरीर का? तो इससे मसूड़े प्रभावित हो जाते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? मसूड़े
प्रभावित हो जाता है। अगर ऑप्शन में आपको मसूड़े ना मिले तो आप दांत लगाएंगे, क्योंकि पेट में पूछा गया प्रश्न है वो मसूड़े सही किया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि प्रोटोजोआ के कारण कुछ होने वाले रोग, तो पायरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण, इसके अलावा कालाजार रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, पेचिस रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि खजुराहो का, ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और खजुराहो का मंदिर जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। खजुराहो, अजंता, एलोरा, कंबोडिया, ये सभी मंदिरें बहुत, उसके कामाख्या माता मंदिर हो गया आपका, सभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। तो खजुराहो का जो स्मारक समूह है, यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, कॉपी में आप लोग नोट करेंगे कि खजुराहो का जो मंदिर है ये किससे संबंधित है। तो ये चंदेल वंश से संबंधित है। किसे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था इस मंदिर को, चंदेल वंश को। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में? ये नागर शैली में बना हुआ है। अब क्या यहाँ से पूछ सकता है, तो अब चंदेल वंश के लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का मंदिर स्थित कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का मंदिर स्थित कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि पेट में ये पूछा गया प्रश्न है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है। सबसे पहला जो पेट हुआ था उसमें ये पूछा गया था। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश का जिला है, वहां पे ये स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब खजुराहो में एक दो मंदिरें नहीं है, कुल 85 के मतलब 80 प्लस मंदिरें हैं खजुराहो में, और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भी मंदिरें हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मंदिर खजुराहो का मंदिर नहीं है। तो आप लोगों को कुछ मंदिर तो हम बताएंगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन है, तो कांदरिया महादेव का मंदिर आप लोग ध्यान रखेंगे। कांदरिया महादेव का मंदिर ये खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। कांदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। अब कुछ चंदेल वंश के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि चंदेल वंश के बारे में, चंदेल वंश, तो चंदेल वंश की बात करें तो सबसे पहले यही आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना कौन किया था। तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। किसने? नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना करता है। अगर आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ थी चंदेल वंश की, तो कलिंजर में इसकी राजधानी थी, कलिंजर। और कलिंजर बिल्कुल मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये महोबा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? वर्तमान उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, अब फिर से प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि खजुराहो का स्मारक किस राजवंश से संबंधित है। तो खजुराहो का जो स्मारक है ये चंदेल वंश से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? छतरपुर जिला में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ये मंदिर किस शैली में बनाई गई है, तो ये नागर शैली में बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कांदरिया महादेव मंदिर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। चंदेल वंश के बारे में तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्थापना किसने किया, तो नन्नुक ने किया। अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी क्या थी, कालिंजर थी इसकी राजधानी। आगे चल के चंदेल वंश के लोगों ने अपनी राजधानी खजुराहो बना ली। कहाँ पे बनाई? खजुराहो बना ली। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न भी हिस्ट्री से संबंधित है। अब यहाँ पे हिस्ट्री का बौछार देखिए आ गया। तो यहाँ से सारे प्रश्नों का, अगर आप लगातार वीडियो देखते हैं, लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं, तो आपके सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, सारा विषय पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक, अब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसमें आने वाले आपके सारे एग्जामों का यहाँ पे तैयारी आप लोग का करवा दिया जाएगा, सारे का रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक महान किस वंश के शासक थे। तो अशोक महान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के ये महान शासक थे। अशोक महान किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश। अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि अशोक की टाइमिंग के बारे में, यहां पे देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि अशोक के कि अशोक की टाइमिंग के बारे में, तो देखिए अशोक का टाइमिंग कब से कब से, तो 273 से 232 बीसी तक इसका टाइमिंग है। 273 से 232 ईसा पूर्व तक इनका टाइम है अशोक का। ठीक, ये आप लोग जान चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि अशोक के बारे में, तो ये सबसे महान शासक था। अशोक जो है ये सबसे जो है मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। ठीक,
ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अशोक के पिता का क्या नाम था, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि अशोक के पिता का क्या नाम था, तो अशोक के पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम अशोक के बिंदुसार था। क्या था, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ये बिंदुसार के लड़के थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर की स्थापना किसने करा था, श्रीनगर की स्थापना किसने करा था, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किसने, अशोक ने किया था। अब आप बताएं, कहेंगे कि ऐसे कैसे मान ले कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, तो इसके लिए इनके दरबार में एक यात्री आता है, इनके दरबार में एक विदेशी यात्री आता था, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है इनका, इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी, इब्न बतूता की किताब क्या नाम है, इसके किताब का नाम है रेहला। और इसमें जानकारी मिलती है किसमें, अशोक के साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक, सॉरी, इनके दरबार में इब्न बतूता नहीं आया था, इनके दरबार में आया था कल्हड़। श्रीनगर की स्थापना जो है, श्रीनगर की जो स्थापना है वो कल्हड़ के, श्रीनगर की जो स्थापना है वो कल्हड़ के रजत रंगिनी से मिलती है। किसे, रजत रंगिनी नामक पुस्तक से मिलती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सही है। ठीक, अब फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि अशोक महान किस वंश के शासक थे, तो अशोक महान मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे अशोक महान, तो ये जो है अशोक महान जो है ये मौर्य वंश के शासक थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनका टाइमिंग कितना है, 273 से 232 बीसी अशोक का टाइमिंग है, और ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक होते हैं। और अशोक के पिता का क्या नाम है, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कल्हड़ के रजत रंगिनी से मिलती है, कल्हड़ के रजत रंगिनी से मिलती है। अगला प्रश्न कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। कहाँ पे, केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। और कितना है केरल में लिंगानुपात, अगर आपसे पूछे कि केरल में लिंगानुपात कितना है, तो 1084 यहाँ पे लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात, 1084। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। कहाँ पे, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। और हरियाणा में कितना लिंगानुपात है, हरियाणा में कितना लिंगानुपात है, तो यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे 879 है। कितना, 879 है। अगर आपसे पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिंगानुपात है 1043, कितना, 943 है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब केरल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, केरल के बारे में। केरल आया है तो केरल के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है, सबरीमाता मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर जो है वो आपके केरल में स्थित है। कहाँ पे, केरल में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि केरल की शास्त्रीय भाषा बताइए क्या है, तो केरल की शास्त्रीय भाषा जो है वो मलयालम है। क्या है, शास्त्रीय भाषा यहाँ का मलयालम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल का शास्त्रीय भाषा क्या है, मलयालम। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं, तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे का रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना है, 1084 है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। कितना है, 879 है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। ओवरऑल भारत का पूछेगा तो 943 आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न केरल में,
सबरी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सबरी माता मंदिर जो है या फिर सबरी माला मंदिर भी मिलता है, ये केरल में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि केरल का शास्त्रीय भाषा क्या है, तो मलयालम है। केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं? तो मालाबार कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये गंगा नदी से प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, कहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जब गंगा नदी का निर्माण होता है तो वहां पे कुछ संगम बनते हैं, उन संगमों के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारे संगमों के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा, अभी तो भागीरथी और अलकनंदा के बारे में बात कर रहा है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती हैं। और यहाँ से देवप्रयाग के बाद क्या हो जाता है? देवप्रयाग के बाद इन दोनों नदियों का संयुक्त रूप से नाम हो जाता है गंगा नदी। इसके बाद इनका नाम, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ नदियों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे, किस प्रयाग में मिलती है? मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस प्रयाग में मिलती हैं? तो अलकनंदा नदी से ये मिलती हैं आपके देवप्रयाग हो गया, तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पिंडार नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा नदी से कहाँ पे मिलती है? कौन से प्रयाग में मिलती है? तो ये मिलती हैं आपके कर्ण प्रयाग में। कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में। ठीक, ये दो बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं? अगर आपसे पूछे कि धौली गंगा और प्लस अलकनंदा ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं? तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है किस प्रयाग में होता है? तो ये नंद प्रयाग में। कहाँ पे? नंद प्रयाग में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी उत्तराखंड में स्थित प्रयाग हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलती हैं, तो दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। और फिर देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पिंडार और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती हैं, तो दोनों कर्णप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे? कर्णप्रयाग में। अगर आपसे पूछे कि धौली गंगा और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती हैं, तो दोनों नंदप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे? नंदप्रयाग में मिलती हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध कहाँ पे किससे है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का जो संबंध है वो चंद्रमा से। किससे संबंधित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध किससे है? ये संबंधित है चंद्रमा से। अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे चंद्रमा के बारे में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पहले ये तो आप लोग बताइए कि ये क्या है। तो चंद्रमा पे आप लोग देखते होंगे जो चंद्रमा पे काले धब्बे हैं उसे कहते हैं। चंद्रमा पर काले धब्बे को कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पे जो काले धब्बे बने हुए हैं उससे संबंधित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा के बारे में, तो ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पे सर्वप्रथम कौन गए थे, तो चंद्रमा पे सर्वप्रथम जाने वाले पूछे तो सबसे पहले गए जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग है। किसने? नील आर्मस्ट्रांग है चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाले। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सीनियोलॉजी कहलाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी का संबंध किससे है? चंद्रमा से। कितना? किससे? चंद्रमा से सी ऑफ ट्रिक्विलिटी का संबंध है। अगर आपसे पूछे कि सी ऑफ ट्रिक्विलिटी किसे कहते हैं? ट्रिक्विलिटी, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी चंद्रमा पर काले धब्बे से संबंधित है, इसको बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम चंद्रमा पे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है चंद्रमा पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? अब यहाँ पे जितनी भी चट्टानें बनती हैं आपके एग्जाम में, जैसे गोंडवाना चट्टान, कोडप्पा चट्टान, या फिर धारावाड़ चट्टान, या फिर विंध्य चट्टान, ये सभी चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से चट्टानों से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखिए, कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो भारत में सबसे नवीनतम मानी जाती है। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में सबसे नवीनतम मानी जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी चट्टान सबसे नवीनतम मानी जाती है? गोंडवाना क्रम की। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये भारत में विख्यात किस लिए हैं? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कोयले के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कुछ चट्टानों के बाद, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद किसका क्रम आता है? अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी मानी जाती है? सबसे नवीन तो आप लोग देख लिए, तो कौन सी होती है सबसे नवीन? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीन। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी होती है? तो सबसे प्राचीन चट्टान जो है, सबसे प्राचीन चट्टान वो आर्कियन चट्टानें होती है। कौन सी? आर्कियन चट्टानें जो हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें वो सबसे नवीनतम होती हैं। इसके बाद नंबर आता है कुडप्पा चट्टानों के बारे में, कुडप्पा चट्टानों का नंबर आता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कुडप्पा चट्टान। अब एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि विंध्य चट्टानों के बारे में, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, विंध्य चट्टानों के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे इनसे विंध्य चट्टानों से किस चीज का निर्माण होता है? तो विंध्य चट्टानों से जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर का निर्माण होता है। उसके अलावा बलुआ पत्थर का इससे निर्माण होता है। किसे? बलुआ पत्थर का विंध्य चट्टानों से निर्माण होता है। इसके अलावा मार्बल का भी इससे निर्माण होता है। किससे? मार्बल का भी इसी से निर्माण होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे मार्बल का भी निर्माण होता है। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो भारत में सबसे नवीनतम है, विंध्य चट्टानों का। और फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वे गोंडवाना चट्टान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी होती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे नंबर आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें के। अगर आपसे पूछे कि विंध्य चट्टान के बारे में, तो इनसे किन चीजों का निर्माण होता है? तो अगर आपसे पूछे कि चूना पत्थर किससे बनाए जाते हैं, या फिर बलुआ पत्थर या फिर मार्बल वगैरह किससे बनाते हैं? तो ये विंध्य चट्टानों के बनते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा कि नोबेल में शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नोबेल में जो शांति का पुरस्कार है वो कहाँ से दिया जाता है? तो देखिए, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से? ओस्लो। और ओस्लो की कहाँ की राजधानी है? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दी जाती है। अब नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। और नोबेल पुरस्कार 6 होते हैं, जिसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो से दिया जाता है। और बाकी के जो शेष नोबेल पुरस्कार बच रहे हैं, वो स्टॉकहोम से दिया जाता है। कहाँ से? स्टॉकहोम से दिया जाता है, जो कि स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक, यहाँ से दिया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि नोबेल के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई जो है 1901 से। और किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में।
अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसके याद में दिया जाता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है पूरे विश्व में, और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं किन किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो देखिए 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और एक आपका रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे रसायन होता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद रसायन भौतिकी के क्षेत्र में हो गया। और शांति के क्षेत्र में आप लोग नहीं भूलेंगे, शांति के भी क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज। उसके बाद अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाता है। कब से शुरुआत हुई? तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिए जाने की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा जो साहित्य नहीं लिखे, क्या यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है, तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और बाकी के जो 6 नोबेल प्राइज हैं, 5 नोबेल प्राइज बचे, वो स्टॉकहोम से उसको वितरण किया जाता है, स्टॉकहोम से दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नोबेल प्राइज देने की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1901 से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कब से हुई थी? 1901 से। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसे ये दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, एक तो आपका रसायन के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद शांति के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाता है। अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में 1969 से शुरू हुआ नोबेल दिया जाना। और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो सालेसेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सालेसेट द्वीप जो है वो भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप है। कौन सा? सालेसेट द्वीप। और अगर आपसे पूछे कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो इसी सालेसेट द्वीप पे मुंबई स्थित है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, सालेसेट द्वीप पे ही मुंबई स्थित है, ठीक। ये आप लोग 2 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके वर्तमान समय में क्या कर दिया गया, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया जाए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर लिया गया, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ द्वीपों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व माजुली नदी द्वीप, माजुली के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये माजुली द्वीप नहीं है, ये बल्कि ये नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदी द्वीप, जो नदियों के द्वारा बना गया द्वीप है। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा कैसा द्वीप है? नदी द्वीप है, ठीक। अब माजुली नदी द्वीप के बारे में क्या पूछा जाता है कि माजुली नदी द्वीप स्थित, अगर पूछे कि कहाँ पे है, तो ये असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे किस नदी पे बनाया गया है, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालेसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? सालेसेट द्वीप। अगर आपसे पूछे कि सालेसेट द्वीप स्थित कहाँ पे है, तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई सालेसेट द्वीप पे स्थित है, ठीक। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि व्हीलर द्वीप के बारे में, इसका नाम बदल करके क्या किया गया, तो इसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है? वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपसे पूछे किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में। अगर आपसे पूछे किस नदी पे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। बात करते हैं कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, तो भारत की बात कर रहा है, क्योंकि राज्य भारत में ही होते हैं। तो किस राज्य की पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे किस राज्य की तटरेखा, तो गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। कहाँ की? गुजरात राज्य की। और कितनी है? तो 1213 किलोमीटर। कितनी है? 1213 किलोमीटर गुजरात राज्य की तटरेखा है, ठीक।
12 से 14 लिखेंगे यहाँ पे, 12 से 14 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि विश्व में तटरेखा सबसे लंबी किसकी है, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो विश्व में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है वो कनाडा है। किसकी, कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है विश्व में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे द्वीपों के रूप में बिखरा हुआ है कनाडा, तो सभी को अगर तटीय सीमा आप मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा कनाडा का। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत की कुछ सीमाओं के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है, जो कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि भारत के जो मुख्य भूमि है, भारत के मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है पूरा, उसका तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। अगर इस मुख्य भूमि में अगर आपसे पूछे कि द्वीपों सहित इसमें द्वीप भी शामिल कर लिए जाएं, तो द्वीपों सहित तटीय सीमा कितना है भारत का। अगर आपसे पूछे कि द्वीपों सहित भारत का तटीय सीमा कितना है, तो ये 7516 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का स्थलीय सीमा के बारे में, अगर आपसे पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा, केवल स्थल से लगने वाली स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 15200 किलोमीटर है। कितना, 15200 किलोमीटर। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और कितनी है गुजरात की तटरेखा, तो 1214 किलोमीटर। कितनी, 1214 किलोमीटर है गुजरात की तटरेखा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व में तटरेखा सबसे लंबी किस राज्य की है, तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कनाडा है। अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का केवल तटीय सीमा, केवल इतने की बात करें, मुख्य भूमि आप अगर समझ नहीं रहे हैं तो ये देखिए भारत हो गया और ये मुख्य भूमि हो गया। अब जबकि द्वीपों को भी आप लोग यहाँ पे शामिल करेंगे तो ये द्वीपों समेत होगा। यहाँ पे लक्षद्वीप का 2-4 द्वीप है, तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर लेंगे तो वो द्वीपों समेत हो जाएगा। अगर केवल मुख्य भूमि का पूछे तो ये एरिया केवल होगा, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट वाला एरिया होगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है, तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि का तटीय सीमा। अगर आपसे पूछे कि भारत की द्वीपों सहित असली सीमा कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। कितना, 7516 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि भारत की असली सीमा कितना है, तो 15200 किलोमीटर है भारत की असली सीमा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, प्रश्न है कि सदीर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट से लिया गया प्रश्न है और ये सारे प्रश्न ये जो इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सब नवीन प्रश्न है, नए प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो ये भरतनाट्यम का, किसका, भरतनाट्यम, ये जो है सदीर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन शैली है। ठीक, प्राचीन शैली का नाम है भरतनाट्यम की प्राचीन शैली का नाम क्या है, सदीर। अब भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो ये भी आप लोग नहीं भूलेंगे, तमिलनाडु राज्य का। कहाँ का, तमिलनाडु राज्य का है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, तो इनका नाम है रुक्मणी देवी। क्या है, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृतिका हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले तो 8 थे, अब हो चुके हैं 9। पहले 8 थे, अब हो चुके हैं 9। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है छऊ। क्या है, छऊ है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे केरल कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, केरल में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल में तो कथकली और मोहिनी अट्टम आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा, कथकली एंड
मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो वो केरल का है। कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कथकली केरल का है दोनों। अगर आपसे पूछे कि सत्रिया कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? असम का। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि सदीर किस शास्त्रीय नृत्य की शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु। और प्रसिद्ध इसकी नृत्यांगना कौन है? रुक्मणी देवी। भरतनाट्यम की इंपॉर्टेंट है ये, रुक्मणी देवी का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य 9 हैं, जिसमें से नवीनतम कौन है? छऊ है। छऊ नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, हमारी नवीनतम बनी हुई है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं केरल में कौन कौन सी शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल का है। कहाँ का? मोहिनी अट्टम और कथकली केरल। सत्रिया पूछे तो कहाँ का है? असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो गुट निरपेक्ष जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो गुट निरपेक्ष के बारे में बात करें तो इसमें 3 नेता शामिल थे। तीनों भारत के ही नहीं थे, तो इसमें 3 नेता शामिल थे। और 3 नेता कौन कौन थे ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें शामिल होने वाले नेता थे मार्शल जोसेफ टीटो, मार्शल जोसेफ टीटो। कौन थे? मार्शल जोसेफ टीटो। इसके अलावा मिस्र वाले एक थे कर्नल नासिर, उनका नाम था कर्नल नासिर, इसमें शामिल थे, जो कि मिस्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा इसमें शामिल थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतने लोग इसमें शामिल थे। अब बात कर लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, तो इसमें इसकी जो स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो जकार्ता में इसका मुख्यालय था। कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में इसका मुख्यालय। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग अगर बताएंगे कि भारत की विदेश नीति कैसी है, भारत की विदेश नीति कैसी है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप लोग छाप के बताएंगे कि भारत की विदेशी नीति कैसी है। तो एक बार फिर से सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। तो इसमें शामिल नेता थे मार्शल जोसेफ टीटो शामिल थे, और कर्नल नासिर शामिल थे। कर्नल नासिर, मार्शल जोसेफ टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें 3 लोग शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे, 3 लोग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसका मुख्यालय कहाँ पे? जकार्ता में बनाया गया था। भारत की विदेशी नीति कैसी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। द लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो द लास्ट सफर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। द लास्ट सफर ये लियोनार्डो दा विंची ने किया था। किसने? द लास्ट सफर का चित्रण की बात करें, लियोनार्डो विंची ने किया था। इसके अलावा एक इसकी और याद रखेंगे चित्रण, इसको मोनालिसा किसकी चित्रण है? मोनालिसा, आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे। मोनालिसा जो पेंटिंग है, पहले गेम आता था मोनालिसा वाला, ऐसे फिगर था, उसको बाद उसमें सब मिला करके मोनालिसा का फिगर बनाना रहता था। तो वो मोनालिसा पेंटिंग वो बहुत महंगी पेंटिंग है, और उसे बनाया किसने था? वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उस मोनालिसा पेंटिंग की विशेषता ये है कि उसको जितने एंगल से आप लोग देखेंगे उतने बार वो अलग अलग एंगल से देखने पे उसका भाव जो है अलग अलग व्यक्त होगा। कभी उसकी जो स्माइल वो समय के हिसाब से वो अलग अलग एंगल पे देखने पे वो चेंज होती रहती है। ठीक, वो इसकी विशेषता है मोनालिसा पेंटिंग की। ठीक, ये भी किसकी है? वो भी लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हंस दमयंती किसकी पुस्तक है? किसकी चित्रण है? ये भी फेमस है, ये भारत की है। हंस दमयंती ये फेमस है, कहाँ किसकी है? हंस दमयंती ये किसकी फेमस है? तो ये राजा रवि वर्मा की चित्रण है। किसकी? राजा रवि वर्मा की चित्रकारी ने, रवि वर्मा की ये फोटो है, इन्होंने इसको बनाया था। राजा रवि वर्मा इसको बनाए थे। ठीक, ये राजा रवि वर्मा की चित्र है, हंस दमयंती। ठीक, अब राजा रवि वर्मा की बात करें, ये कहाँ के राजा थे? केरल के राजा थे। और फेमस क्यों थे? तो ये प्रसिद्ध क्यों थे? ये चित्रकारी के लिए, अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे।
ये भी एग्जाम में पूछा गया कि राजा रवि वर्मा क्यों फेमस थे, तो वो अपने चित्रकारी के वजह से फेमस है। जबकि अगर आपसे पूछे कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके, जहांगीर के समय को। ये क्योंकि ये चित्रकला का बहुत ही ज्यादा प्रेमी था जहांगीर, और ये जो है बोलता था कि जो चित्रकला का दुश्मन है, जो चित्रकला का दुश्मन है वो समझो मेरा दुश्मन है, इतना ये दम रखता था जहांगीर। ठीक, इतना प्रेम करता था चित्रकला से। ठीक, अगर आपसे पूछे कि द लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, तो लियोनार्दो दा विंची की ये चित्रण है। द लास्ट सफर लियोनार्दो दा विंची की चित्रण है। उसके अलावा आप लोग बताएंगे कि लियोनार्दो दा विंची की एक और पेंटिंग है मोनालिसा। ये किसकी पेंटिंग है, लियोनार्दो दा विंची की। अगर आपसे पूछे कि हंस दमयंती किसकी पुस्तक है, तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की पुस्तक है। केरल के ये राजा थे, कहाँ के राजा थे, केरल के। और ये प्रसिद्ध क्यों थे, राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध हैं, तो ये अपने चित्रकारी के लिए, जैसे जहांगीर प्रसिद्ध था अपने चित्रकारी के लिए, वैसे ही प्रसिद्ध थे कौन, राजा रवि वर्मा अपनी चित्रकारी के लिए केरल के राजा थे। अगर आपसे पूछे कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके टाइमिंग को कहा जाता है, तो जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो आपके जहांगीर के समय को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, 2 बार फतेह करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। कौन है, संतोष यादव है। कौन है, संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह कर चुकी हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट को प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बछेंद्री पाल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। कौन, बछेंद्री पाल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम फतेह, विश्व में सर्वप्रथम फतेह कौन किया था, माउंट एवरेस्ट को सर्वप्रथम फतेह करने वाले कौन है, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में किस पुरुष ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो यहाँ पे दो लोगों का आप लोग नाम याद रखेंगे। एक तो एडमंड हिलेरी थे, एडमंड हिलेरी, और एडमंड हिलेरी के साथ में कौन थे, तेंजिंग नरगे थे। कौन थे, एडमंड हिलेरी के साथ तेंजिंग नरगे थे। अगर आपसे पूछे कि एडमंड हिलेरी कहाँ, किस देश के थे, तो ये न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे, ये एडमंड हिलेरी जो है ये न्यूजीलैंड के थे, और इन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और तेंजिंग नरगे अगर आपसे पूछे कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नेपाल के रहने वाले हैं, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली विश्व में प्रथम महिला कौन थी, अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली प्रथम महिला कौन थी विश्व में, तो माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली प्रथम महिला का नाम नहीं भूलेंगे आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम था जुंको तबेई नाम था, जुंको तबेई। और ये कहाँ की रहने वाली है, जुंको तबेई, ये जापान की रहने वाली है। कहाँ की, जापान की। ये विश्व में पहली महिला ऐसी हैं जो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला तो संतोष यादव है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया बछेंद्री पाल। और बात करते हैं कि सर्वप्रथम फतेह करने वाला पुरुष कौन था माउंट एवरेस्ट को, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नरगे ने सर्वप्रथम फतेह किया था। दोनों लोग का नाम आता है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और तेंजिंग नरगे जो है नेपाल के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को विश्व में फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी थी, तो जुंको तबाई पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी, और ये जापान की रहने वाली है। कहाँ की, जापान की रहने वाली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। कल के भी क्लास में हमने बताया है, अगर आप कल का क्लास नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे कंटेंट जो है वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में फोड़ के आने वाले प्रश्न है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
और तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? 5 अस्थायी सदस्य देख लेते हैं और सुरक्षा परिषद के बारे में हम लोग बढ़िया से बातें करेंगे। तो देखिए 5 अस्थायी, सबसे पहले आप लोग अमेरिका को नहीं भूलेंगे। अमेरिका जो बड़े देश हैं, अमेरिका देखिए बड़ा देश है, अमेरिका को लेंगे। उसके बाद रूस भी बड़ा देश है, ठीक। उसके बाद आपका यूरोप महाद्वीप में फ्रांस हो गया, फ्रांस, यूरोप से फ्रांस एंड ब्रिटेन को लेंगे। किसे? फ्रांस और ब्रिटेन को लेंगे। उसके बाद आपको चीन को लेना है। किसको? चीन को लेना। तो इस तरह से यहाँ पे 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के। अब बात करते हैं यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे सुरक्षा परिषद के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं, तो यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल सदस्य 5 है। इसमें से अस्थायी सदस्य कितने हैं? अगर आपसे पूछे कि इसमें अस्थायी सदस्य, अभी बोर्ड पे लिखा है कि कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। अगर आपसे पूछे कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 10 इसमें ऐसे सदस्य हैं जिनका अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। और अस्थायी सदस्य किसे कहते हैं, मतलब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा परिषद को, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बढ़िया से है संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, यहाँ पे यूएन सुरक्षा परिषद लिख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सुरक्षा परिषद को क्या बोलते हैं? इसे दुनिया का पुलिसमैन कह के संबोधित करते हैं। अगर फिर से रिवीजन करेंगे तो देखिए, रिवीजन के तौर पे देखिए सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए। तो अमेरिका हो गया, उसके बाद रूस हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, और उसके बाद ब्रिटेन हो गया और चीन हो गया। तो इसमें सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। और यूएन सुरक्षा परिषद की बात करें, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। जो अस्थायी सदस्य जो 5 हैं उनके बारे में हमने बताया, और अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और यूएन सुरक्षा परिषद को क्या बोलते हैं? इसे दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान समय में? भारत के महान्यायवादी कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत के महान्यायवादी के बारे में, तो आर वेंकट रमण है भारत के महान्यायवादी। कौन है? आर वेंकट रमण है भारत के महान्यायवादी। और ये किस नंबर के हैं? 16वें नंबर के भारत में महान्यायवादी हैं। किस नंबर के? 16वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। अब कुछ पदाधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत पदाधिकारियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये भी चेंज हुए हैं। नीति, यहाँ पे पूरा लिखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हमने कई बार बताया है आप लोग को। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ हैं आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक। इतने प्रश्नों का आप लोग रिवीजन करिए। देखिए, भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमण है भारत में महान्यायवादी, और कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग फेसबुक बहुत चलाते हैं, मुझे पता है आप लोग फेसबुक बहुत चलाते हैं और बहुत पोस्ट भी करते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब बताइए सही सही। तो देखिए, फेसबुक पे शो देखने के लिए हम लोग फेसबुक वॉच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फेसबुक में वहां पे एक कॉलम होता है, वो फेसबुक वॉच का होता है, और इसका प्रयोग करते हैं फेसबुक वॉचा नहीं, फेसबुक वॉच का। और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं वीडियो देखने के लिए। वहां पे बहुत बढ़िया वीडियो आती है और आप लोग खूब देखते हैं, ठीक।
और बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में। आया है हमारे क्लास में, क्योंकि फेसबुक से संबंधित एग्जाम में प्रश्न एक बार पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, अगर आपसे पूछे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो आप लोग जानते भी होंगे मार्क जुकरबर्ग है। कई बार एग्जाम में आपको बताया भी गया है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के संस्थापक। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अभी बच्चे ने अब मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में फेसबुक का हेडक्वार्टर स्थित है। कैलिफोर्निया बताइए आप लोग कहाँ पे स्थित है? तो कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कुछ कंपनियों के और उनके सीईओ के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। कौन है? सुंदर पिचाई। अगर आपसे पूछे कि गूगल के सीईओ हो गए, अगर आपसे पूछे गूगल के सीईओ, अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में बात रखेंगे सत्य नडेला। ये भारतीय हैं दोनों, सत्य नडेला, ये दोनों भारतीय मूल के हैं, तो इस वजह से ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों भारतीय, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। एक और कंपनी के बारे में आप लोग लिखेंगे, एक और कंपनी के बारे में अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछ ले यहां पे कि एप्पल के सीईओ कौन है, एप्पल के सीईओ कौन है, तो एप्पल के सीईओ है टिम कुक। कौन है? टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। एप्पल जो फोन है आपका, उसके सीईओ कौन है? टिम कुक है। ठीक, फेसबुक पे शो देखने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो फेसबुक वॉच का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बहुत देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक के संस्थापक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है फेसबुक की? फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। उसके अलावा एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ। आयकर है एक, तो आयकर क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, वो सामने वाले से लिया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। और आयकर की जो बात करें, तो अगर आपसे पूछे कि आयकर की वसूली वर्तमान समय कौन करता है आयकर की वसूली, तो ये केंद्र सरकार इसका वसूली करता है। ये केंद्र सरकार से लिया जाने वाला कर है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाने वाला कर है। अगर आपसे पूछे कि आयकर अधिनियम कब आया था भारत में, आयकर अधिनियम कब आया था, तो भारत में जो है आयकर अधिनियम वो 1961 में आया था। कब आया था? आयकर अधिनियम का, आयकर का जो एक्ट है 1961 एक्ट के तहत भारत में आयकर वसूला जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रत्यक्ष करों के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग, कुछ प्रत्यक्ष कर के बारे में। जैसे आयकर आपका कौन सा कर हो गया, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन है या फिर अप्रत्यक्ष कर है, तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद संपत्ति कर कैसा कर है, संपत्ति कर, ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा उपहार कर कैसा कर है, उपहार कर ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद निगम कर आपसे पूछ ले, निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद भू राजस्व कर पूछे, भू राजस्व कर ये भी आपके प्रत्यक्ष कर है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आयकर एक है, तो ये आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। आयकर की वसूली कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा आयकर वसूला जाता है। उसके बाद अलावा अगर आपसे पूछे कि आयकर का अधिनियम कब आया था, तो 1961 में आया था। अब कुछ प्रत्यक्ष करों के बारे में देख लेते हैं। जैसे हो गया आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर कैसा कर है, ये प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद निगम कर, भू राजस्व कर, ये कैसे कर है, सभी ये प्रत्यक्ष कर है जो कि प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आयरन यानी कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। कौन सा होता है, पिटवा लोहा, ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। पिटवा लोहा लोहे का कैसा रूप होता है, सबसे शुद्धतम रूप होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इस्पात सबसे उपयोगी कौन सा होता है,
अगर आपसे पूछे लोहे के कुछ प्रकार के बारे में, जैसे इस्पात हो गया, इस्पात जो हो गया ये सबसे उपयोगी होता है। क्या होता है? ये सबसे उपयोगी लोहा होता है। कौन सा? इस्पात जो हो गया सबसे उपयोगी लोहा होता है। अगर आपसे पूछे कि ढलवा लोहा के बारे में, ढलवा लोहा तो ये सबसे अशुद्ध लोहा होता है। ढलवा लोहा जो होता है वो सबसे अशुद्ध लोहा होता है। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ढलवा लोहा सबसे अशुद्ध लोहा होता है। उसके बाद ढलवा लोहा आप लोग ध्यान रखेंगे, एक होता है पीट लोहा। पीट लोहा को और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन, पिग आयरन को क्या बोलते हैं? पिग आयरन को इसे बोलते हैं कच्चा लोहा। और कच्चा लोहा ये सबसे खराब लोहा होता है। कच्चा लोहा जो होता है ये, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये सबसे खराब लोहा होता है। सबसे खराब लोहा कौन सा होता है? तो वो होता है आपका पिग आयरन, सबसे खराब लोहा होता है। ये भट्टी से प्राप्त हुआ लोहा होता है। किससे प्राप्त हुआ लोहा होता है? ये भट्टी से प्राप्त हुआ लोहा होता है। कौन सा? पिग आयरन। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। देखिए, आयरन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। कौन सा? पिटवा लोहा होता है। आयरन सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। इस्पात क्या होता है? ये सबसे उपयोगी होता है। लोहे के कुछ प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें से इस्पात जो होता है वो सबसे उपयोगी होता है। ढलवा लोहा की बात करें तो वो सबसे अशुद्ध लोहा होता है। ढलवा लोहा सबसे अशुद्ध लोहा। पिग आयरन जिसे कच्चा लोहा भी बोलते हैं, इसके बारे में दो बातें आप लोग याद रखेंगे। ये सबसे खराब लोहा होता है, ये सबसे खराब लोहा होता है। इसके अलावा भट्टी से ये प्राप्त किया जाता है, भट्टी से प्राप्त किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शहतूत के उत्पादक में भारत का अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? तो शहतूत के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन सा राज्य? भारत का कर्नाटक राज्य शहतूत का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है शहतूत का, तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी तो चीन करता है। कौन? चीन। ये चीन जो है ये सर्वाधिक उत्पादन भी करता है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। ठीक, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन या निर्यात करने वाला कौन है सबसे ज्यादा रेशम का? तो वो शहतूत रेशम का चीन करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेशम की जन्मभूमि कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि रेशम की जन्मभूमि, विभिन्न फसलों की जन्मभूमि के बारे में पूछा जाता है ना कि फला फसल की जन्मभूमि कहाँ पे है, तो रेशम की जन्मभूमि चीन में है। कहाँ पे? चीन मानी जाती है रेशम की जन्मभूमि। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर में रेशम के कीट पाले जाते हैं। सेरीकल्चर में रेशम के कीट पाले जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेशम के कीट का वैज्ञानिक नाम पूछता है, रेशम के कीट का वैज्ञानिक नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? रेशम के कीट का, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोम्बिक्स मैरी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। बोम्बिक्स मोरी इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और वैसे तो इसको मतलब पिल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिल्लू कहते हैं। ठीक, वो पिल्लू नहीं जो आप लोग खिलाते हैं गांव में, वो वाला पिल्लू नहीं है। ये पिल्लू ये रेशम के कीड़े को कहते हैं। लेकिन इसका अगर आप पिल्लू नहीं, पिल्लू अगर आपसे पूछे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या? बोम्बिक्स मोरी। क्या है? बोम्बिक्स मोरी इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, कैसा नाम है भैया? तो इसका रिवीजन करेंगे कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन, तो अपना चीन करता है। मतलब अपना नहीं तो ये चीन करता है। ठीक, उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन भी चीन करता है और सर्वाधिक निर्यात, मतलब ज्यादा उत्पादन करेगा तो ज्यादा बेचेगा ही, उसमें क्या करना है। अगर आपसे पूछे कि जन्मभूमि कहाँ पे मानी जाती है, तो चीन इसकी रेशम की जन्मभूमि मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं शहतूत के कीड़े का पालना सेरीकल्चर कहलाता है। शहतूत के कीड़े का वैज्ञानिक नाम बोम्बिक्स मोरी होता है। क्या होता है? बोम्बिक्स मोरी। पिल्लू भी इसे कहते हैं, स्थानीय नाम पिल्लू है, मतलब पिल्लू कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है, ये देखिए इधर से जो पवनें जाएंगी वो होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे जो यहाँ से तमिलनाडु साइड है वहां पे वर्षा नहीं होती। तो कहाँ पे वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में वो वृष्ट छाया प्रदेश में आ जाता है। वृष्ट छाया प्रदेश में जहाँ पे
नमी युक्त मतलब नमी युक्त हवाएं नहीं पहुंचती, जहां पे वर्षा नहीं हो पाता, वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहां पे नहीं होती है? तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। अब कुछ पवनों के बारे में देख लेते हैं हम, कुछ मानसूनों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व मानसून के बारे में बात करेंगे, दक्षिण पूर्व मानसून से कहां पे वर्षा होती है सबसे ज्यादा? तो दक्षिण पश्चिम पूर्व मानसून से सबसे ज्यादा केरल में वर्षा होती है, केरल में। अब ये पूछा जाता है कि केरल के कौन से तट में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो केरल के मालाबार तट पे वर्षा होती है। कहां पे? केरल के मालाबार तट में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, ये प्रश्न हो गया। अगर आपसे पूछे कि उत्तर पूर्व मानसून से कहां पे वर्षा होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम है यार, ये दक्षिण पश्चिम। एक मिनट इसको संशोधन करने दीजिए। दक्षिण पश्चिम। अगर आपसे पूछे कि उत्तर पूर्व मानसून से कहां पे वर्षा होती है, तो देखिए जो उत्तर पूर्व की मानसून आती है इस साइड से, उत्तर पूर्व से, तो यानी कि ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। इस साइड से जो मानसून आती है वो सीधे आके केरल पे वो तमिलनाडु में वर्षा कराती है। कहां पे? तमिलनाडु में वर्षा कराती है। और तमिलनाडु के कौन से तट पे? तो इसमें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्षा से संबंधित इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्दियों में वर्षा किस वजह से होती है, सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो सर्दियों में वर्षा का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होता है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होता है। अब एक प्रश्न और याद रखेंगे यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम है। मासिन राम मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। मासिन राम मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक, पहले भी रिकॉर्ड चेरापूंजी था, चेरापूंजी भी मेघालय में पड़ता है, अब चेंज हो गया है। मासिन राम के मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मासिन राम मेघालय में। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु के अगर तट पूछे तो कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, तो इससे वर्षा कहां पे होती है आखिर में? तो ये केरल के मालाबार तट पे वर्षा कराता है। उत्तर पूर्व मानसून अगर जब भारत में आता है, लौटता मानसून, तो ये तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है। कहां पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है। सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ के वजह से सर्दियों में वर्षा होता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होता है? मासिन राम के मेघालय में होता है। और भारत में मतलब मेघालय के मासिन राम में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। कहां पे? लेह में होता है, क्योंकि वहां पे वर्षा नहीं होता, पहाड़ी एरिया है और वहां पे बर्फ जमते हैं। ठीक, सीधे बर्फ में जमते हैं। मध्ययुगीन शासकों में सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन था? तो मध्ययुगीन शासकों में अगर सर्वाधिक शिक्षित शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक? क्योंकि ये बहुत मजेदार काम करता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी एक बार स्थानांतरित की थी। वो एग्जाम में के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पे स्थानांतरित की थी? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। दिल्ली से ले गया था कहां पे? दौलताबाद इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। अब इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न है, इसके दरबार में एक आए थे, हमने इब्न बतूता बताया था ना, इनके दरबार में कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कौन? इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को के निवासी थे और इसने पुस्तक लिखा था, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। और ये किसके दरबार में आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसने दीवान ए कोही की स्थापना किया। दीवान ए कोही की स्थापना, आप प्रैक्टिस सेट वगैरह देते होंगे तो उसमें इस सारे प्रश्न मिलते होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ये तो आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे किससे संबंधित था, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है किससे संबंधित था, तो जो दीवान ए कोही था वो कृषि से संबंधित विभाग था, किसी से संबंधित एक विभाग की स्थापना की था। अगर आपसे पूछे कि अकाल संहिता किसने तैयार करवाया? अकाल संहिता किसने तैयार करवाया था? तो अकाल संहिता किसने तैयार करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता भी तैयार कराई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार पेन चेंज करके इसका रिवीजन करेंगे। तो मध्ययुगीन शासकों में सर्वाधिक शिक्षित कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित शासक था।
और इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया, दौलताबाद स्थानांतरित किया। और इब्न बतूता इनके दरबार में आया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को का निवासी था। और इसने अपनी पुस्तक क्या लिखी, तो रिहला नामक पुस्तक लिखी। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि संबंधित किससे था, कृषि से संबंधित था। अकाल संहिता का निर्माण किसने करवाया था, तो अकाल संहिता का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो लोकसभा में अगर बहुमत साबित नहीं हो रहा है तो वहां पे अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पे वहां पे क्या होते हैं, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जरूर कुछ बातें करेंगे। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, तो सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर आपसे पूछे सबसे पहले लाया कौन था, तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे आचार्य जेबी कृपलानी। कौन लाए थे, आचार्य जेबी कृपलानी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। आचार्य जेबी कृपलानी सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। अगर आपसे पूछे कि किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाए थे। किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाए थे। लेकिन ये पारित नहीं हुआ। क्या हुआ, ये पारित नहीं हुआ। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पारित नहीं हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय में आया था, अगर वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय में आया था, तो सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो इंदिरा गांधी के समय में आया। किसके समय में, इंदिरा गांधी के समय में आया था। लगभग कितनी बार ये अविश्वास प्रस्ताव का सामना की थी, लगभग 15 बार इनके शासनकाल में। 2 शासनकाल था, तो लगभग इनको 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। किस सदन में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये लोकसभा की कहानी है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। अगर आपसे पूछे कि किसने लाया था, तो आचार्य जेबी कृपलानी ने लाए थे, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव का 15 बार कुल आया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे लिख लेंगे, वो कहाँ पे स्थित है, वो राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ पे, माउंट आबू पे। राजस्थान पे, ये भी आप लोग ध्यान रखें कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और माउंट आबू में कहाँ पे, तो ये अरावली पर्वत पे स्थित है। कहाँ पे, अरावली पर्वत पे स्थित है। ठीक, ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजों के बारे में, तो ये जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये संबंधित किस वंश से है। अगर आपसे पूछे कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, जैन धर्म से। अगर आपसे पूछे कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। किस वंश के, चालुक्य वंश के, जिसे क्या बोलते हैं, चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश भी बोलते हैं। क्योंकि ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस तरह से गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोलते हैं, इसी तरह से चालुक्य वंश को क्या बोलते हैं, सोलंकी वंश भी बोलते हैं। सोलंकी वंश में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भीमदेव और इनका एक सेनापति था। भीमदेव के साथ कौन था, जिसका नाम था क्या, बिमल शाह। तो ये पूछा जाए, आपको ऑप्शन में मिल सकता है, बिमल शाह ने ही इसका निर्माण कराया था। ठीक, तो वैसे प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें कई मंदिर हैं, 1-2 मंदिर नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था, जैसे खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। खजुराहो का मंदिर आप लोग बताएंगे कहाँ पे स्थित है। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में किस जगह पे, तो माउंट आबू पे।
अरावली पर्वत पे माउंट आबू पड़ता है, वहां पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि ये दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने? चालुक्य वंश के शासकों ने, जिसे सोलंकी वंश भी कहते हैं। उसमें कौन थे? भीमदेव ने बनवाया था। भीमदेव के साथ इनका सेनापति विमल शाह थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा क्या है, पंचवर्षीय योजना आप लोग सारे पढ़ के जाएंगे। 12 पंचवर्षीय योजना है, जिसका 12वीं पंचवर्षीय शुरुआत हुई थी 1951 से, लेकिन खत्म हुआ था कब? 2017 को पंचवर्षीय योजना है, 2000 पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग है वो 2012 से लेकर 2017 तक है, और पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। ये सभी बातें आप लोग को कई बार बताया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये दोनों आप लोग जरूर याद करके जाएं। तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो इसका रूपरेखा तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने इसकी रूपरेखा तैयार किया। ठीक, किसने? पीसी महालनोबिस ने इसकी रूपरेखा तैयार किया। अब यहां से कुछ बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पीसी महालनोबिस गलत हो गया, पीसी महालनोबिस ने इसका रूपरेखा तैयार किया था। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में टाइमिंग अगर आपसे पूछे तो कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर के 1961 तक इसका टाइमिंग था। अब बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किन चीजों पे दी गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता उद्योगों में दी गई थी। किस पे? उद्योगों पे। जबकि पहला पंचवर्षीय योजना जो था उसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? कृषि पे दी गई थी, पूरी तरह से कृषि पे। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टील प्लांटों की स्थापना इसमें की गई थी। जैसे अगर आपसे पूछे गई एग्जाम में कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई और कहां पे की गई, तो भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से की गई, रूस देश के सहयोग से, और ये छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई। कहां पे? छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे भिलाई हो गया, अगर आपसे पूछे कि दुर्गापुरा स्टील प्लांट की स्थापना कहां पे की गई, दुर्गापुरा स्टील प्लांट की स्थापना कहां पे की गई, तो ये की गई आपके पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहां पे? पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई। और किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किस देश के? दुर्गापुरा वाला कहां पे? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि वहां पे दुर्गापुरा हो गया, और एक आपका राउरकेला स्टील प्लांट, कहां का? राउरकेला स्टील प्लांट आप लोग नहीं भूलेंगे। इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से, कहां पे? जर्मनी के सहयोग से की गई। और ये राउरकेला कहां पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो पीसी महालनोबिस ने इसकी रूपरेखा तैयार की। किसने? पीसी महालनोबिस ने। कब से कब था, तो 1961 से लेके 1956 से लेकर 1961 तक इसका टाइमिंग था। और प्राथमिकता किस पे दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो उसमें प्राथमिकता उद्योगों पे दी गई थी। अगर आपसे पूछे कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और दुर्गापुरा स्टील प्लांट की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में, उसके अलावा राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। और जो भिलाई स्टील प्लांट है वो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, और जो दुर्गापुरा स्टील प्लांट है वो बनाया गया ब्रिटेन की सहायता से और पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो बनाया गया आपके राउरकेला स्टील प्लांट वो बनाया गया आपके ब्रिटेन में, सॉरी जर्मनी की सहायता से। और ये स्थित कहां पे है? ये स्थित है आपके उड़ीसा में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए जुड़िए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और खुश रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कुछ नहीं होती। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग खुश रहें। ठीक, धन्यवाद।